আমি অনেক কিছুই শুনেছি যে গোমূত্র নাকি হিন্দুদেরকে খেতে হয়, বা অনেক জায়গায় সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক ভিডিও দেখতে পাই যেখানে কিন্তু তারা হিন্দুরা কিন্তু গোমূত্র খান। তো গোমূত্রের বিষয়টা কী এবং কী এর নিয়ে কী আছে সেই জিনিসটা আমরা এখন জানবো। সত্যি কথা বলতে আমরা হিন্দু হিসেবে আমি তো কোনোদিনও খাইনি, বা আমার ফ্যামিলির কেউ খায় এমনও কিন্তু আমি কোনোদিনও দেখিও নি। তো অ্যাকচুয়ালি কারা খায়, কী জন্য খায় এবং অ্যাকচুয়ালি এর কী কোনো ভ্যালু রয়েছে সেই বিষয়টা নিয়ে এই চ্যানেলে দেখবো যে কী বলেছেন ইনি হাইপার কোয়েস্ট এই চ্যানেল থেকে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যায়। এই ভিডিওটা হিন্দিতে, তো আশা করি যারা হিন্দি বুঝবেন তাদের কোনো অসুবিধা হবে না। তারপর আমরা আলোচনাটা লাস্টে কিন্তু বাংলায় করব। जो हिंदू गौमूत्र नहीं पिएगा उसको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसी अपील जब उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से हुई तो मेरे होश उड़ गए। अच्छा, पहले मैं तो मोबाइल में देखता था कि जो सोशल मीडिया सनातनी है या हिंदू धर्म रक्षक हैं वो गौमूत्र पीते हुए, गौमूत्र में नहाते हुए कंटेंट बनाते हैं, लेकिन मैं उनको इतना सीरियस नहीं लेता था। लेकिन जब मैंने देखा कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर जैसे हाईली क्वालिफाइड लोग गौमूत्र के मेडिसिनल बेनिफिट्स की बात करते हैं, 5 நிமிஷத்துல தொடர்ந்து போயிடுதா. அதனால ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஃபங்கல், ஸ்டொமக் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம் இது மாதிரி பல இதுக்கு நமக்கு கோமயம்ங்கிறது நமக்கு பெரிய பெரிய மெடிசன். இந்த மெடிசினல் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கணும். और फिर वहीं पर अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज ये बताते हैं कि आयुर्वेदिक बेनिफिट्स के लिए वो रोज गौमूत्र को पीते हैं। Because of Ayurvedic reasons, I have had cow's urine every day. तो मैं गौमूत्र के विषय को लेकर सीरियस हो गया और फिर एक दिन मेरे एक मित्र का मुझे मैसेज आया जिसमें एक फोटो थी और उस पर लिखा था कि आस्था मूत्र तक पिला देती है लेकिन जाति पानी नहीं पीने देती, और मैं अंदर से हिल गया। अब मुझे सच जानना था और इसलिए मैं प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों और जो मॉडर्न साइंटिफिक पेपर्स हैं उनकी स्टडी करने लगा, और गौमूत्र के विषय पर जो सच मुझे पता चला वो बहुत शॉकिंग है। तो साथियों, मैं आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आज हम प्रमाणों के साथ देखेंगे कि क्या गौमूत्र का सेवन अंधश्रद्धा है या मेडिसिनल है। तो आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे सनातन धर्म की सबसे अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। अब साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, गौमूत्र के सच को जानने के लिए हमें कम से कम 2500 से 3000 वर्ष पहले जाना होगा, क्योंकि तब हमें समझ में आएगा कि हमारे पूर्वज गौमूत्र के विषय को लेकर क्या सोचते थे। लेकिन उसके पहले आपको यह समझना होगा कि जो गाय होती है उसका जो पेट होता है वो 4 चैम्बर में बटा होता है, और जो हमारे आयुर्वेदाचार्य थे वो उसको एक बायोलॉजिकल डिस्टिलेशन प्लांट की तरह देखते थे। अब मैं बायोलॉजिकल डिस्टिलेशन प्लांट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो शोध किया उसमें उन्होंने देखा कि गाय अगर घास फूस खाती है, जड़ी बूटियां खाती है, तो उसके बाद जो उसका पाचन तंत्र है जो 4 चैम्बर में बटा हुआ है वो उन खाए हुए पदार्थों की प्रोसेसिंग करता है, और फिर उन पदार्थों का जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन बायोएक्टिव एक्सट्रैक्ट होता है वो उनके मूत्र के मार्ग से बाहर आता है। अब यहाँ पर उस मूत्र को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इसको वैज्ञानिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हमारे ग्रंथों में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक आस्था के कारण गाय पर ही शोध हुआ या गाय के मूत्र का ही सेवन हुआ। हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में अलग अलग तरह के जानवरों की मूत्र पर शोध हुआ है। कम से कम 8 से 12 ऐसे हमें जानवर मिलते हैं जिनकी मूत्र पर प्रयोग दिखते हैं। यानी कि हमारे ऋषि मुनि केवल आस्था या अंधविश्वास में न पड़कर गाय पर ही शोध नहीं कर रहे थे, बल्कि अलग अलग जानवरों, अलग अलग जीव जंतुओं की मूत्र पर शोध कर रहे थे, सो दैट अगर उसका कुछ बेनिफिट है, औषधीय गुण है, तो वो मनुष्य को मिल सके। अगर आप महर्षि सुश्रुत की सुश्रुत संहिता को देखें तो अध्याय 45 के श्लोक 220 में ये कहा गया है कि गौमूत्र कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और सक्षार यानी क्षार युक्त होता है। यह कफ और वात दोषों को नष्ट करने वाला है। इसके अतिरिक्त ये कुष्ठ रोग यानी चर्म रोग, उदर रोग, अपस्मार यानी मिर्गी, श्वास, खांसी और कृमि रोगों को दूर करने में सहायक है। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार जो गौमूत्र है वो औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, और किन किन रोगों में प्रयुक्त होता है वो इस श्लोक में, इस पंक्ति में दिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं महर्षि चरक, और उनकी चरक संहिता में भी देखें तो पहले ही अध्याय में उन्होंने पुष्ट किया है, और जैसा कि मैंने बताया था कि कई जानवरों की मूत्रों पर शोध करने के बाद वो आगे पुष्ट भी करते हैं कि जो गौमूत्र है वो उन सभी जानवरों के मूत्र से सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद महर्षि वाग्भट ने भी अपने अष्टांग हृदयम में वैलिडेट किया कि हाँ, जो गौमूत्र है
है वो अन्य जीव जंतुओं के मूत्रों की अपेक्षा ज़्यादा श्रेयकर है। तो अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कालखंड में बार बार शोध के बाद, कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये बात हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलती है कि गौमूत्र अन्य जीव जंतुओं के मूत्र से श्रेष्ठ पाया गया है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इस पर शोध हुए हैं। हाँ, शोध अपनी क्षमता के अनुसार हुए हैं, जो उस कालखंड में जिस प्रकार से शोध हो सकता था। तो हम ये नहीं कह सकते कि अंधविश्वास पर आधारित है कि गाय को हम पवित्र कहते हैं इसलिए कोई शोध नहीं हुआ है, बस हम पवित्र मानने के कारण उसके मूत्र को ग्रहण कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझना है कि इन किसी भी ग्रंथ में गौमूत्र को एज अ हेल्दी डाइट या आहार की तरह नहीं बताया गया है कि आप रोज सेवन कर रहे हैं और 1 गिलास गौमूत्र पी रहे हैं। इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है। जो वर्णन मिलते हैं वो औषधि ही मिलते हैं, दवा के रूप में मिलते हैं। और महर्षि चरक जी ने अपनी चरक संहिता में स्पष्ट भी किया है कि कोई भी औषधि कितनी भी गुणकारी क्यों ना हो, यदि वो अपनी मात्रा से ज़्यादा ली जाएगी, अति मात्रा में ली जाएगी, तो आपका वो वात पित्त कफ बिगाड़ेगी ही और आपको रोग ही देगी। और साथियों, हमने देखा कि हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में गौमूत्र को बहुत तीक्ष्ण और उष्ण बताया गया है। यानी अगर हम वैद्य की सलाह लिए बिना उसको कच्चा ग्रहण करते हैं तो हमारा पित्त असंतुलित हो सकता है। इसीलिए आयुर्वेद की परंपरा में समय के साथ जब धीरे धीरे शोध और आगे बढ़ा तो गौमूत्र से ज्यादा गौमूत्र अर्क पर जोर दिया जाने लगा। अब ये गौमूत्र अर्क क्या है, आप इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं, काउ यूरिन डिस्टिलेट। अर्क क्या होता है, अगर आप अर्क प्रकाश ग्रंथ में भी जाएंगे तो वहां पर अर्क के विषय में बताया गया है। तो जो आज की डिस्टिलेशन प्रक्रिया है उसी को अर्क कहते हैं। यानी जो भी आपके पास द्रव्य है उसको आप गर्म करें, उससे वाष्प आने दें, उस वाष्प को आप ठंडा करके कहीं इकट्ठा कर लें, वो होता है अर्क। तो जब आप गौमूत्र का अर्क बनाते हैं तो आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि अगर उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया या जीवाणु है जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है तो उसको हम इस प्रोसेस में, इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस में समाप्त कर दें। यानी हमारी आयुर्वेद की परंपरा में गौमूत्र उसके अर्क के रूप में, औषधि के रूप में प्रयोग में आता है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि हम सीधे ग्लास में लेकर उसको पी लें या फिर हम सीधे गौ माता के नीचे बैठकर उनके गौमूत्र को ग्रहण कर लें। तो साथियों, हमने देखा कि हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में गौमूत्र के औषधीय गुण मिलते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, अगर मिलते हैं तो आज इसकी वैलिडेशन क्यों नहीं हो रही है? और क्या आज जब मॉडर्न मेडिसिन हैं, एडवांस मेडिसिन हैं, तो गौमूत्र या अर्क आज के समय में रेलेवेंट है या नहीं है? अब साथियों, मॉडर्न साइंस में आते हैं। हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में गौमूत्र के अर्क का मेडिसिनल बेनिफिट दिया गया है, क्या वो सही है या नहीं है। इसलिए भारत की एक बॉडी है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और वहाँ के टॉप साइंटिस्ट ने जब इसको टेस्ट करने का एक निश्चय किया तो उन्होंने भी उन्हीं गायों के गौमूत्र का अर्क लिया जो गायें अच्छे नेचुरल इन्वायरमेंट में पाली गई थी, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो सबको हैरान कर देने वाले थे। क्योंकि जैसा आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है उसी के अनुसार गौमूत्र के अर्क में ये देखा गया कि एंटी कैंसर वाली दवाओं के साथ जब गौमूत्र के अर्क को दिया जाता है तो वो बायो इनहेंसर के रूप में बहुत इफेक्टिव है। अब ये बायो इनहेंसर क्या है, तो इसको बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई दवा लेते हैं, जैसे कोई एंटी कैंसर ड्रग लिया है या एंटीबायोटिक लिया है, तो वो पूरी दवा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती है 100%। उसका कुछ हिस्सा हमारे पेट के एसिड्स के साथ मिलकर वेस्ट हो जाता है। तो हम कुछ उसमें इनहेंसर डाल सकते हैं, बायो इनहेंसर डाल सकते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो CSIR की रिसर्च में पाया गया कि एक रिफैम्पिसिन दवा होती है, टीबी की दवा है, अगर उसमें गौमूत्र के अर्क की बूंदें मिला दी जाएं तो वो दवा ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। यानी गौमूत्र अर्क एक बहुत ही अच्छा नेचुरल बायो इनहेंसर है। अब साथियों, गौमूत्र के अर्क में ये जो बायो इनहेंसिंग प्रॉपर्टी है ये कोई स्यूडो साइंटिफिक दावा नहीं है, बल्कि इस रिसर्च के लिए CSIR को अमेरिका से 2 पेटेंट मिल चुके हैं। तो यदि गौमूत्र में जो औषधीय गुण है उसका कोई मजाक उड़ाता है तो वो साइंस का अपमान कर रहा है। इनफैक्ट कई इन विट्रो स्टडीज यानी लैब के अंदर ये भी देखा गया है कि गौमूत्र के अर्क में बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ये प्रूव हो चुका है कि गौमूत्र का अर्क बहुत अच्छा बायो इनहेंसर है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और उस पर पेटेंट भी मिल चुका है, तो आज एलोपैथी के डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब क्यों नहीं करते? आइए इसको जानते हैं। अब साथियों, अगर आप मेडिकल साइंस को समझें तो उसमें किसी भी दवा पर बहुत ढेर सारी टेस्टिंग के फेज होते हैं। जैसे कि जब भी किसी दवा पर दावा किया जाता है तो पहले उसकी टेस्टिंग होती है लैब में। मान लीजिए लैब में किसी पेट्री डिश पर आपने बैक्टीरिया पर
टेस्टिंग की या फिर आपने चूहे पर, रैट पर कर ली, लेकिन किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जा सके ह्यूमंस के लिए तो उसको ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स को भी पास करना होगा, जिसमें हजारों इंसानों पर कई सालों तक डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड टेस्टिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो भाई कर लो टेस्टिंग करने में क्या समस्या है? तो साथियों यहाँ पर एक टर्म मैं आपको बताता हूँ, फार्मा इकोनॉमिक्स। यहाँ पर जब हम टेस्टिंग करते हैं, विशेषकर जब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, तो हमारा बहुत ढेर सारा पैसा और बहुत ढेर सारा समय लगता है। फार्मा इंडस्ट्री में उन्हीं दवाओं पर पैसा और समय खर्च किया जाता है जिनकी टेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद उसको मार्केट में अच्छे दामों पर बेचा जा सके, जिससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। ये सीधा सा बिजनेस है। जितना इनपुट कॉस्ट गई है इन्वेस्टमेंट में, उसकी टेस्टिंग में, यदि उससे हमने पैसा नहीं बनाया तो उस दवा को मार्केट में लाने से कोई लाभ नहीं है। यदि गौमूत्र का अर्क ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स को पास भी कर लेता है तो उसके बाद कोई इंसेंटिव नहीं है फार्मा इंडस्ट्री के पास कि उससे बहुत पैसा बनाया जा पाएगा, क्योंकि जो गौमूत्र अर्क बनाने की विधियां हैं वो हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी दी गई हैं। तो ऐसा ये कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है जिसको आप प्राइवेट रख सकते हैं और उससे बहुत ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। ये जो गौमूत्र अर्क है ये घर पर भी बनाया जा सकता है। और चूंकि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, बहुत ढेर सारे ह्यूमन्स पर डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज के डॉक्टर्स गौमूत्र अर्क को या डिस्टिलेट को या उससे बनी हुई औषधियों को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। आज के मॉडर्न डॉक्टर्स एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करते हैं, जिस पर बहुत सारा ट्रायल हो चुका हो, डेटा हमारे पास हो, तभी वो प्रिस्क्रिप्शन में जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गौमूत्र का अर्क है उसके जो औषधीय गुण हैं, उसका जो औषधीय प्रयोग है वो सुपरस्टिशन है। इसकी एक हमारी परंपरा है हजारों वर्षों की। अगर आप आयुर्वेदिक ग्रंथों के साथ साथ हमारी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसको देखेंगे तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि गौमूत्र के अर्क में मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। लेकिन इतना कहने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि गौमूत्र तब सुपरस्टिशन बन जाता है जब आज की गायें जो प्लास्टिक खाती हैं, कूड़ा खाती हैं, गंदगी में रहती हैं, और उसके बाद उन्हीं गायों के गौमूत्र को आप गिलास में लेके, कप में लेके पी लेते हैं या फिर उसके नीचे नहा लेते हैं और फिर आप ये दिखाते हैं कि हम तो धर्म को बहुत ऊपर रखते हैं, तो ये अंधविश्वास है, ये सुपरस्टिशन है और इससे हमें बचना चाहिए। सनातन धर्म में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिस पर हम गौरवान्वित हो सकते हैं और हर चीज़ के लिए विज्ञान भी नहीं चाहिए। यदि गाय को हम माँ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, तो उस प्रेम के लिए आपको विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पर विज्ञान की आवश्यकता है जहाँ पर आप कोई वैज्ञानिक क्लेम करते हैं। मैं तो चाहूँगा कि भारत सरकार गौमूत्र के अर्क पर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स भी कराए और इसमें डरने की क्या आवश्यकता है। यदि पास होता है तो वो चीज़ हमारे शोध में आ जाएगी, उसका जनमानस उपयोग कर पाएगा, और नहीं पास होता है तब भी बहुत ढेर सारे लोग जो इस प्रकार से गौमूत्र का उपयोग करते हैं, कम से कम उनको एक साइंटिफिक प्रमाण मिल जाएगा कि गौमूत्र के अर्क का कोई लाभ नहीं है। तो सनातन धर्म पर हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन वो केवल प्रदर्शन मात्र नहीं होना चाहिए, उसके पीछे आपके पास तर्क, विज्ञान और धर्म की गहरी समझ होनी चाहिए। तो এই ভিডিওতে আমরা জানলাম গোমূত্রের বিষয়ে যে প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সেখানে কি বলা রয়েছে এবং তার সাথে সাথে মডেল যে কিছু কিছু জায়গাতে রিসার্চ যেগুলো হয়েছে, রিসার্চের পেপার এখানে দেখানো হলো এবং সেখানে দেখানো যে কী কী বেনিফিটস রয়েছে সেই জিনিসগুলো রয়েছে। অ্যান্ড তার সাথে সাথে এটা জিনিসও কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট যে গোমূত্রকে ধর্মের সাথে যে জোড়া হয়, এই জিনিসটা কিন্তু মানুষ ভুল করে। অনেক মানুষেরাই, অনেক হিন্দুরাই কিন্তু মানে এমন দেখানোর চেষ্টা করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হওয়ার জন্য বা নিজেকে বড় হিন্দু দেখানোর জন্য যে কী করে গোমূত্র পান করে। তো সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট পান করা কিন্তু ক্ষতিকর। গোমূত্র আর্ক যেটা বলা হয়েছে এবং যেটা মানে মেডিসিনাল পারপাস, যদি আপনার কোনো রোগ হয় সেই রোগের ক্ষেত্রে আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন। যদিও এই চিকিৎসা পদ্ধতিটা আজকের নয়, এই চিকিৎসা পদ্ধতিটা আজ থেকে বহু হাজার হাজার বছর আগের তখনকার যে মানে চিকিৎসা শাস্ত্র ছিল, তখনকার দিনে যে আয়ুর্বেদ ছিল, তারা কিন্তু এই চিকিৎসা পদ্ধতিটা কিন্তু তারা আবিষ্কার করেছিলেন এবং তারা বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে টেস্ট করেছিলেন এবং তার ফলে সেইখানের মধ্যে যে গরু এবং তার মধ্যে টেস্টটা সফলভাবে হয়েছিল এবং তার জন্য এটাকে পবিত্র বা তার জন্য এটাকে এফেক্টিভ, এই জিনিসটা কিন্তু বলা হয়। তবে আমার মনে হয় কোনো কিছু করার আগে তার সায়েন্টিফিক যে সেটার ফল হচ্ছে কি না তার 100% নিশ্চয়তা কিন্তু থাকা দরকার। যেটা লাস্টে বলা হলো যে হিউম্যান ট্রায়ালস এখনও যেহেতু এটা হয়নি, তার জন্য কিন্তু এটা এখন পর্যন্ত ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেন না। গোমূত্র আর্ক দিয়ে বানানো কোনো ওষুধ বা গোমূত্র আর্ক, এই জিনিসটা ডাক্তাররা কিন্তু প্রেসক্রাইব করে না। কিন্তু অনেক আয়ুর্বেদিক বা প্রাচীন যে চিকিৎসা শাস্ত্রের মাধ্যমে যে চিকিৎসা পদ্ধতি হয়ে আসছে সেখানে কিন্তু এর প্রয়োগ কিন্তু হয়ে থাকে। তো আপনাকে ভালো হিন্দু হওয়ার জন্য গোমূত্র পান করতে হবে, গোমূত্র পান না করলে আপনি খারাপ হিন্দু, এরকম কিন্তু ঘটনা কিন্তু এখানে কোনো জায়গাতে কিন্তু নেই, না হিন্দু ধর্মে রয়েছে, না
কোনো অন্য কিছুতে রয়েছে। আর হিন্দু ধর্ম শুধুমাত্র ধর্মের মধ্যে যে শুধু মানে ঈশ্বরের কথা, ভগবানের কথা এসব রয়েছে এটা কিন্তু নয়। ধর্ম সাথে সাথে যে পারিপার্শ্বিক জ্ঞানগুলো যেগুলো রয়েছে, যেমন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, যোগ শাস্ত্র বা আপনার অ্যাস্ট্রোলজি, অনেক কিছু রয়েছে। সেই জিনিসগুলো আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগেকার জ্ঞান, এবং সেই জ্ঞানগুলো বিভিন্ন রকমভাবে অনেক জায়গাতে পরিলক্ষিত হয়। এখনও অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি রয়েছে যার চিকিৎসা নর্মাল মেডিসিনে হচ্ছে না, বা নর্মাল অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাতে সেটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। সেগুলো কিন্তু আয়ুর্বেদিক তার কিন্তু চিকিৎসা কিন্তু করে, এবং বিভিন্ন গাছগাছড়া, বিভিন্ন জড়িবুটি এর মাধ্যমে কিন্তু চিকিৎসা সম্ভব হয়। আমাদের যে হজম না হলে আমরা একটু জোয়ান চিবিয়ে নিই, এটাও কিন্তু একটা আয়ুর্বেদিক জিনিস। আমাদের চামড়ার কোনো উপশম হলে আমরা একটু হলুদ মেখে নিই, বা আমরা নিম পাতা একটু চিবিয়ে খেয়ে নিই, এই জিনিসগুলো কিন্তু আয়ুর্বেদিকের জিনিস, এবং এগুলো কিন্তু বহু প্রাচীন গ্রন্থে কিন্তু উল্লেখ রয়েছে, এবং তার প্রয়োগও কিন্তু রয়েছে, এবং যা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কার্যকরও কিন্তু হয়। তো এই ছিল ভিডিও। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের অনেকের ভালো লেগে থাকে। অনেকেরই এই সন্দেহটা ছিল, আমাদের নিজেদের মধ্যেও ছিল। আমিও অনেক কিছু জানতে পারলাম এই ভিডিওর মাধ্যমে, অল্প বিস্তর এদিক ওদিক থেকে জেনেছিলাম, কিন্তু এখানে ইনি খুব ভালোভাবে বিস্তৃতভাবে বললেন যে গোমূত্র কোন ক্ষেত্রে কারা পান করে, এবং কী ক্ষেত্রে কী জিনিসটা, এবং তার রিসার্চ হয়েছে, এবং রিসার্চে কী কী পাওয়া গেছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে ক্লিয়ারলি বলা রয়েছে। আশা করি ভিডিওটা আপনার ভালো লেগে থাকবে। এরকম আর কোন ভিডিওর উপর, আর কোন টপিকের উপর আমরা ভিডিও রাখতে পারি, সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এখনকার মতো এই পর্যন্তই, দেখা হবে আবার পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।